आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले एवेंजर कैप्टन अमेरिका की। ये मूवी में हम देखेंगे कैसे एक छोटे गांव का लड़का जो यूएस आर्मी ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना चाहता था, बट खराब हेल्थ के चलते उसे हमेशा रिजेक्शन मिला। बट वक्त का कांटा पलटा और एक दिन वो सोल्जर ही नहीं सुपर सोल्जर बनके दिलो जान से अपने देश की सेवा करता है। इंटेंस एक्शन सीन्स, थ्रिलिंग मोमेंट्स और एक इमोशनल जर्नी के साथ ये मूवी एक पावरफुल सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी दिखाती है। तो चलिए इस आइकॉनिक जर्नी को डिटेल में समझते हैं। मूवी शुरू होती है आर्कटिक में एक जगह से जहां कुछ साइंटिस्ट को एक एयरक्राफ्ट मिलता है जो बर्फ में जमा हुआ था। वो लोग उस एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते हैं जहां उन्हें एक अमेरिकन फ्लैग वाली शील्ड मिलती है। यहाँ से कहानी 1942 टॉन्सबर्ग नाम के शहर में शिफ्ट होती है। ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का था और हिटलर का खास आदमी हाइड्रा लीडर निकल पड़ा था एक दिव्य शक्ति की तलाश में। वो एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है अपनी बैडएस कार में जिसके आगे हाइड्रा का लोगो लगा था। वो प्रीस्ट के घर में घुसकर छुपाए हुए उस दिव्य शक्ति को ढूंढ लेता है और उस गांव के सभी लोगों को मरवा देता है। सीन कहानी के मेन कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स पे शिफ्ट होती है जो एक छोटा सा और कमजोर लड़का था जिसे नाज़ीज के खिलाफ जंग लड़के खुद के देश की सेवा करनी थी। बट कमजोर हेल्थ के चलते यूएस आर्मी रिक्रूटमेंट से वो हमेशा रिजेक्ट हो जाता। स्टीव कमजोर था बट उसमें जज्बा था। वो लड़ाई के समय मार खा लेता बट कभी भी लड़ाई से भागता नहीं। उसका एक बचपन का दोस्त भी था बकी बार्न्स जिसने हमेशा उसका साथ दिया। बकी का सिलेक्शन यूएस आर्मी में हो गया था बट ड्यूटी पे जाने के पहले वो अपने दोस्त स्टीव के साथ स्टार्क एक्सपो एग्जीबिशन में जाता है। उसी एग्जीबिशन में टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क अपनी एक इन्वेंशन स्टार्क ग्रेविटिक रिवर्जन टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जो उस समय तो फेल हो जाती है बट आगे चल के टोनी स्टार्क खुद अपने सूट्स में उसी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अगर आप टोनी स्टार्क आयरन मैन कैसे बना, क्या थी उसके आयरन मैन बनने की कहानी, ये देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आयरन मैन ओरिजिन वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कहानी पे फिर से आते हैं। स्टीव अब उसी एग्जीबिशन में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पहुंच जाता है बट बकी उसे समझाता है तुम बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी झूठ बोल के टेस्ट दोगे तो पकड़े जाओगे। बट स्टीव में वो जुनून था अपने देश की सेवा करने के लिए। वहीं मौजूद डॉक्टर इब्राहिम एरिस्किन स्टीव की बातें सुन लेते हैं एंड उसके इस जज्बे को देखते हुए उसका रिक्रूटमेंट करते हैं स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व में जिसका मकसद था सुपर सोल्जर्स बनाना। स्टीव की ट्रेनिंग शुरू होती है जहां उसके फेलोज हर एक्टिविटी में उसे पीछे छोड़ देते हैं एंड उसे बुली करते हैं। एक दिन सभी लोगों का टेस्ट लेने के लिए कर्नल एक फेक ग्रेनेड सभी के बीच फेंक देते हैं। ग्रेनेड को देख के सभी लोग इधर उधर भाग जाते हैं बट स्टीव सबकी जान बचाने के लिए ग्रेनेड पर कूद जाता है। स्टीव की इन्हीं खूबियों को देखते हुए उसे ही सुपर सोल्जर सीरम के लिए सेलेक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के एक रात पहले एरिस्किन स्टीव से मिलने आते हैं। एरिस्किन उसे बताते हैं वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मनी में रहते वक्त हिटलर ने उनके नाम के बारे में सुना एंड उन्हें मदद के लिए कहा। मना करने पर हिटलर ने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड जॉन स्मिथ को उनके पास भेजा। स्मिथ ने एरिस्किन का बनाया हुआ सुपर सोल्जर सीरम खुद की बॉडी में इंजेक्ट किया। सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था। स्मिथ को ताकत तो मिली बट उसके साथ ही मिली साइड इफेक्ट्स। मीनवाइल सीन स्मिथ पे शिफ्ट होता है जो अपने एक साइंटिस्ट आर्निम जोला के साथ मिलके टेज़रेक्ट की पावर को हार्नेस कर लेता है। वो लोग टेज़रेक्ट की मदद से एक बार में इतनी पावर कलेक्ट कर लेते हैं जिनसे कई जंगी जहाज चल सकते थे। स्मिथ को समझ आ गया था वो अब इस ताकत के साथ पूरे अर्थ पर खुद का राज कर सकता है एंड वो लग जाता है उसी पावर्स के साथ न्यू वेपन एंड अपनी खुद की आर्मी बनाने में। सीन अगेन स्टीव पे शिफ्ट होता है। आज उसकी लाइफ का एक बड़ा दिन था। वो एजेंट कार्टर के साथ एक गवर्नमेंट के खुफिया अड्डे पे पहुंचता है। अंदर बहुत से साइंटिस्ट मौजूद थे। वहीं हमें हावर्ड स्टार्क भी बताए जाते हैं। वो लोग स्टीव की बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद जैसे ही मशीन ओपन होती है अंदर गया एक कमजोर लड़का एक लंबा चौड़ा आदमी बन चुका था। सुपर सोल्जर सीरम वर्क कर गया था। इसी सीरम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एमसीयू में स्टीव ही एक ऐसा बंदा था जिस पर ये सीरम प्रॉपरली वर्क कर जाता है बट बाकियों पे नहीं। इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जब ब्रूस बैनर पे सीरम का यूज किया जाता है तो वो एक खूंखार हरा मॉन्स्टर हल्क बन जाता है। अगर आपने अभी तक द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का एक्सप्लेनेशन चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। वापस से स्टोरी पे आते हैं तो अब सीरम के सक्सेसफुली वर्क करने पर आर्मी जनरल एंड बाकी सभी लोग
एरिस्किन के पास आके उसे बधाई देते हैं, बट वहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच एक हाइड्रा एजेंट भी रहता है जो एरिस्किन को गोली मारकर वहां से सीरम की बोतल लेके भाग जाता है। स्टीव पैदल भागते हुए उसकी कार का पीछा करता है। एक बेहतरीन चेजिंग सीक्वेंस बताई जाती है। स्टीव की स्ट्रेंथ पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, वो खुद की पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। भागते वक्त वो जाके कभी बिल्डिंग में टकराता तो कभी दूसरी चीज से टकराता। वो कार्स के ऊपर जंप करते हुए भागते जाता है और आखिर में स्टीव उस हाइड्रा एजेंट को पकड़ ही लेता है। स्टीव उससे पूछता है तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है उनमें से एक, अगर तुम एक सर काटोगे तो दो और उसकी जगह ले लेंगे, हेल हाइड्रा। और इतना बोल के खुद के दांत में लगे जहर को लेके वो आदमी मर जाता है। सीन अगेन स्मिथ पे शिफ्ट होता है जहां उससे मिलने हिटलर के कुछ आदमी पहुंचते हैं। दरअसल हाइड्रा एक रिसर्च डिवीजन था जिसे हिटलर फंड करता था वेपन्स बनाने के लिए, बट स्मिथ ने कुछ और ही सोच रखा था। वो वहां आए सभी हिटलर के आदमियों को टेजरेक्ट से बने वेपन से मार देता है एंड सभी के खिलाफ जंग छेड़ देता है। मीनवाइल एरिस्किन के मौत के बाद अब सुपर सोल्जर फिर से बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डॉक्टर्स स्टीव की बॉडी से का ब्लड कलेक्ट करते हैं। साथ ही उस समय का बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर हावर्ड स्टार्क लगा था हाइड्रा के उस सबमरीन को जांचने में, और जांच करने पर उन्हें पता चलता है हाइड्रा के पास कुछ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड अब आर्मी जनरल पैगी हावर्ड के साथ निकल जाते हैं हाइड्रा के खिलाफ जंग लड़ने, बट वो लोग स्टीव की काबिलियत को नहीं समझते एंड उसे जंग लड़ने की बजाय एक गवर्नमेंट परफॉर्मर बना देते हैं जो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड बेचने के लिए स्टेज पर परफॉर्म करता। बॉन्ड्स बेच के गवर्नमेंट को पैसा मिलता एंड वो लोग आर्मी में इन्वेस्ट करते। स्टीव की लाइफ बदल गई थी, बट जैसा उसने सोचा वैसा नहीं हुआ। वो एक जोकर बन गया था। स्टीव एक शहर से दूसरे शहर में परफॉर्म करता जिसमें स्टेज पर वो हर बार हिटलर को हराता। एक दिन इटली में स्टीव की परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस के बाद पैगी स्टीव के पास आके उसे बोलती है तुम ये सब करने के लिए नहीं बने हो। उसी वक्त आर्मी कैंप में कुछ सोल्जर्स को लाया जाता है जो बुरी तरीके से लड़ाई में घायल हुए थे। पैगी स्टीव को बताती है जिन लोगों के सामने तुमने आज परफॉर्म किया वो लोग 107 बटालियन ग्रुप के थे, बाकी या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। स्टीव का बचपन का दोस्त बकी बार्न्स भी 107 बटालियन ग्रुप में शामिल था। पैगी की बात सुनते ही स्टीव डायरेक्ट कर्नल फिलिप्स के पास पहुंचता है एंड उनसे बकी के बारे में पूछता है। कर्नल के सही जवाब नहीं देने पर स्टीव ऑस्ट्रिया के लिए अकेले निकल जाता है बाकी फंसे सोल्जर्स को बचाने के लिए। पैगी स्टीव का साथ देती है एंड हार्वर्ड के साथ मिलकर स्टीव को स्टार्क इंडस्ट्रीज के प्लेन में हाइड्रा कैंप तक छोड़ देती है जहां उनके सोल्जर्स फंसे हुए थे। दरअसल हाइड्रा के कैंप्स फैक्ट्रीज थे जहां वो टेजरेक्ट की पावर से एडवांस वेपनरी बना रहा था। स्टीव उसी फैक्ट्री के अंदर छुपते छुपाते पहुंचता है एंड वहां फंसे सभी सोल्जर्स को आजाद करता है, बट उन कैदियों के बीच उसे उसका दोस्त बकी बार्न्स नहीं मिलता। एक सोल्जर उसे बताता है कुछ सोल्जर्स को बाकियों से अलग रखा गया था। अब एक तरफ आजाद हुए सोल्जर्स हाइड्रा सोल्जर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं, दूसरी ओर स्टीव अपने दोस्त बकी को ढूंढ रहा था। स्टीव को बकी आर्निम जोला के रूम में मिलता है जिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। स्टीव बकी को लेके वहां से निकलता है एंड वहीं लगे मैप पर हाइड्रा की बाकी कैंप्स की लोकेशन भी देख लेता है। चारों तरफ तबाही मच गई थी। स्मिथ ने कैप्टन अमेरिका को फैक्ट्री में देख लिया था। स्मिथ पूरी फैक्ट्री में बॉम्ब टाइमर लगा के टेजरेक्ट के साथ वहां से निकलने लगता है। एक एक करके सभी जगह ब्लास्ट होने लगता है। तभी फैक्ट्री में स्टीव का सामना होता है स्मिथ से, जहां स्मिथ अपना असली चेहरा रिवील करता है। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उसका पूरा फेस जल चुका था एंड वो बन चुका था रेड स्कल। पर उस समय लड़ने के बजाय इसमें डॉक्टर जोला के साथ वहां से निकल जाता है। सीन यूएस आर्मी कैंप में शिफ्ट होता है। कर्नल ने स्टीव को शहीद घोषित कर दिया था, बट उसी पल स्टीव सभी सोल्जर्स को छुड़वा के स्मिथ के वेपन्स एंड टैंक्स लेके आर्मी कैंप में पहुंचता है। सभी लोग अपने साथियों को देख के खुश होते हैं एंड कैप्टन अमेरिका के लिए तालियां बजाते हैं। कैप्टन पैगी एंड बाकी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलके मैप्स पे उन्हीं एरियाज को टिक कराता है जहां हाइड्रा कैंप्स थे जो उसने रिमाइंड कर रखे थे। कर्नल के ऑर्डर पर अब स्टीव रेडी था एक एक करके हाइड्रा के सभी फैक्ट्रीज को तबाह करने के लिए। कैप्टन अमेरिका अपनी एक टीम तैयार करता है जिसमें बकी बार्न्स भी शामिल था। स्टीव जंग लड़ने के पहले हार्वर्ड के पास पहुंचता है जो उसे जंग में काम आने वाले कुछ वेपन शील्ड बताता है, बट स्टीव को एक शील्ड पसंद आती है जो बनी थी वाइब्रेनियम मेटल से। हार्वर्ड बताता है ये दुनिया की सबसे मजबूत धातु है जो दुनिया में सिर्फ इतनी ही है जितनी तुम्हारे हाथ में है। कैप्टन की शील्ड, यूनिफॉर्म एंड टीम सब रेडी थी एंड अब
कैप्टन एक एक करके स्मिथ के सभी कैंप्स को तबाह करते जाता है। उसी वक्त के बीच कैप्टन एंड पैगी के बीच का रिलेशन भी बनने लगा था। पैगी भी स्टीव को पसंद करने लगी थी। कैप्टन अपनी टीम के साथ स्मिथ के सभी कैंप तबाह कर रहा था, बट अभी भी उन्हें हाइड्रा के मेन कैंप के बारे में नहीं पता था, जहां से हाइड्रा अपना सबसे बड़ा अटैक करने वाला था। कैप्टन अपनी टीम के साथ एक मिशन पे निकलता है, जहां उन्हें चलती ट्रेन में उतर के हाइड्रा एजेंट आर्निम जोला को पकड़ना था। वो लोग ट्रेन में पहुंचते हैं, बट डॉक्टर जोला रेडी था। वो अपने बनाए कुछ रोबोटिक सूट्स के साथ सभी पे अटैक करता है। स्टीव एंड बकी दोनों मिलकर उन रोबोट्स से फाइट करते हैं, बट उसी फाइट के बीच स्टीव का दोस्त बकी बार्न्स ट्रेन से नीचे खाई में गिर जाता है। उनकी टीम ने डॉक्टर जोला को गिरफ्तार कर लिया था, बट कैप्टन को अपना दोस्त इस फाइट में खोना पड़ा। वो लोग डॉक्टर जोला को कैद करके उससे पूछताछ करते हैं। डॉक्टर जोला भी खुद की जान बचाने के लिए उनकी मदद कर देता है। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। वो लोग अपनी टीम के साथ हाइड्रा के मेन कैंप पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। कैप्टन अपनी टीम कर्नल एंड पैगी के साथ मिलके हाइड्रा के मेन कैंप पर अटैक कर देते हैं। एक बेहतरीन फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, जहां कैप्टन दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए आगे बढ़ता है। रेड स्कल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है एंड एक प्लेन के पास पहुंचता है। रेड स्कल यानी स्मिथ ने टेज़रेक्ट की मदद से ऐसे मिसाइल्स बना लिए थे जो यूएस की बड़ी सिटीज लाइक शिकागो, न्यूयॉर्क को पूरी तरह से तबाह करने के काबिल थे। स्मिथ अपने प्लेन में बैठ के वहां से मिसाइल लेके निकल जाता है, बट स्टीव भी किसी तरीके से उनके प्लेन में पहुंच जाता है। रेड स्कल एंड कैप्टन के बीच एक शानदार फाइट चलती है, बट दोनों की फाइट के बीच टेज़रेक्ट मशीन से निकल जाता है। टेज़रेक्ट एक्टिव हो जाता है एंड स्पेस में एक पोर्टल खोल देता है, एंड जैसे ही रेड स्कल उसे छूता है, टेज़रेक्ट रेड स्कल को उस प्लेन से सीधा स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है। टेज़रेक्ट प्लेन से गिर जाता है। दूसरी ओर प्लेन ऑटो पायलट पे था न्यूयॉर्क के लिए। कैप्टन पैगी से कांटेक्ट करता है एंड उसे बोलता है इस प्लेन से पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तबाह किया जा सकता है, तो मैं इसे न्यूयॉर्क में नहीं ला सकता, मुझे यहीं इसे क्रैश करना होगा। कैप्टन पैगी को प्रॉमिस करता है नेक्स्ट वीक डांस के लिए एंड उस प्लेन को पानी के बीच क्रैश लैंड करवा देता है। कैप्टन के इस सैक्रिफाइस से उसका देश सुरक्षित रहा। वॉर खत्म हुई। सभी लोग वॉर खत्म होने के बाद जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है हावर्ड ने टेज़रेक्ट ढूंढ लिया था, बट काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कैप्टन की बॉडी नहीं मिलती। कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहां स्टीव की नींद खुलती है एंड मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कुछ लोगों को कैप्टन की शील्ड के साथ कैप्टन की बॉडी भी मिल गई थी। कैप्टन की नींद खुलती है, बट उसके आसपास की चीजों को देखकर उसे अजीब लगता है। वो वहां से भागकर बाहर निकलता है, जहां उसे एक नया वर्ल्ड दिखाई देता है। उसके लिए सब कुछ नया था। तभी वहां शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी पहुंचते हैं एंड उसे बोलते हैं हम तुम्हें सब धीरे धीरे बताना चाहते थे। जिस पर स्टीव पूछता है क्या बताना चाहते थे, तुम नींद में थे 70 साल के लिए। कैप्टन इस बात को सुन के शॉक होता है, बट यही सच्चाई थी। एंड इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका सबसे ट्रस्टेड दोस्त एक दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में कुछ ऐसे ही शॉकिंग ट्विस्ट हैं जो इसे सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं बल्कि एक स्पाई थ्रिलर भी बनाती है। मैं हूं अंकित वर्मा और आज हम बात करेंगे इसी मास्टरपीस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें हर ट्विस्ट और टर्न को ब्रेक डाउन करेंगे। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क बैटल के 2 साल बाद होती है, जहां स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका अपने नए मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी फ्रेंडशिप कहानी के एक और कैरेक्टर सैम विल्सन से होती है, पर इस शांति के बीच निक फ्यूरी एक मिशन के लिए उसे कॉल करते हैं। नताशा रोमानोफ ब्लैक विडो के साथ एक शिप को रेस्क्यू करना है जो पायरेट्स ने हाईजैक कर ली है, एंड स्टीव और नताशा एक शील्ड के शिप को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। एंड इस टीम को लीड कर रहा होता है एजेंट रमेलो। इसी शिप में हमें स्टीव रॉजर्स के अपग्रेडेड कॉम्बैट स्किल्स और लीडरशिप का एक्शन पैक्ड डेमोस्ट्रेशन मिलता है। वहीं जब कैप्टन लड़ाई में बिजी रहता है, नताशा सीक्रेटली एक पेन ड्राइव पर डेटा कॉपी करती है जो स्टीव को कंफ्यूज करता है एंड एक सटल टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि स्टीव को लगता है नताशा एंड फ्यूरी कुछ छुपा रहे हैं। एक मिशन पे जाने के पहले स्टीव को अगर पूरी बात पता नहीं हो तो वो बात उसे पसंद नहीं। मिशन के बाद स्टीव गुस्से में निक फ्यूरी से मिलता है। फ्यूरी स्टीव को शांत करते हुए प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में बताता है। ये प्रोजेक्ट एडवांस्ड हेली कैरियर्स का है जो पोटेंशियल थ्रेट्स को पहले ही
ही एलिमिनेट कर देंगे, यानी दुश्मन कुछ करने के पहले ही खत्म हो जाएंगे। फ्यूरी कहता है इन शिप्स में इतने एडवांस इंजन हैं कि एक बार हवा में उड़ गए तो उन्हें वापस जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को बनाने में टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन ने भी मदद की है, लेकिन स्टीव प्रोजेक्ट के रिस्क पर सवाल उठाता है। वो कहता है अगर ये इतना खतरनाक है तो सोचो अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गया तो ये दुनिया के लिए तबाही का कारण भी बन सकता है। इतना कहकर स्टीव वहां से निकल जाता है। अगले सीन में स्टीव अपनी पुरानी दोस्त और लव इंटरेस्ट पैगी कार्टर से मिलता है। 70 साल गुजर चुके हैं और अब पैगी बहुत बूढ़ी हो गई है। पैगी वही एजेंट है जिसने हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हाइड्रा को हराने में मदद की थी। स्टीव के लिए ये मोमेंट इमोशनल होता है। दूसरी तरफ निक फ्यूरी एक पेन ड्राइव को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो नताशा ने लास्ट मिशन के दौरान छुपाई थी, लेकिन पेन ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है एंड फ्यूरी इसे अनलॉक नहीं कर पाता। ये बात उसके दिमाग में शक पैदा करती है कि क्यों इस पेन ड्राइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाया गया। फ्यूरी इस सिचुएशन पर अपने सुपीरियर्स के पास जाता है एंड उन्हें प्रोजेक्ट इनसाइट को डिले करने की रिक्वेस्ट करता है। फ्यूरी का कहना था कि शायद उसके दुश्मनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लग गया है जो दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। फ्यूरी मीटिंग के बाद अपने घर की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में उस पर एक जानलेवा अटैक हो जाता है। एक मास्क्ड असैसिन जो विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता है उसका पीछा करता है। विंटर सोल्जर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और डेडली टैक्टिक्स का यूज करके फ्यूरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरी अपने आर्म्ड SUV और सर्वाइवल स्किल्स के दम पर किसी तरह अटैक से बचकर निकल जाता है। निक फ्यूरी स्टीव के अपार्टमेंट में छुप जाता है और उसे बताता है शील्ड का कोई ना कोई ऑफिसर दुश्मन के साथ मिला हुआ है। उन्हीं की बात के बीच एक स्नाइपर फ्यूरी पर गोली चलाता है। फ्यूरी गिर जाता है और अपने आखिरी मोमेंट्स में वो पेन ड्राइव स्टीव को देते हुए कहता है किसी पर भी भरोसा मत करना। फ्यूरी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाते। निक फ्यूरी की मौत से स्टीव और ब्लैक विडो दोनों दुखी थे। फ्यूरी की मौत के बाद कैप्टन अमेरिका को अलेक्जेंडर जो शील्ड का एक सीनियर ऑफिसर है अपने पास बुलाता है एंड स्टीव से सवाल करता है कल रात को निक फ्यूरी तुम्हारे घर क्यों आया था, उसने तुमसे क्या बात की। दरअसल अलेक्जेंडर उसी पेन ड्राइव के बारे में जानना चाहता था जो निक फ्यूरी के पास थी, लेकिन स्टीव को निक फ्यूरी की वार्निंग याद आती है एंड वो उसे कुछ नहीं बताता, बस कहता है फ्यूरी ने मुझसे कहा था किसी पर भरोसा मत करना एंड स्टीव वहां से निकल जाता है। जैसे ही कैप्टन लिफ्ट में जाता है शील्ड के कुछ एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। स्टीव को सिचुएशन समझ आ जाती है और वो कहता है कोई अगर जाना चाहता है तो अभी जा सकता है एंड यहाँ मूवी का एक सबसे शानदार फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ सिर्फ 1 मिनट में स्टीव लिफ्ट में मौजूद सभी एजेंट्स को धूल चटा देता है एंड एक हेली कैरियर को तबाह करके वहां से निकल जाता है। नताशा रोमानोफ कैप्टन अमेरिका को ढूंढ लेती है एंड दोनों मिलकर उस पेन ड्राइव को एक सिक्योर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं जो निक फ्यूरी ने स्टीव को दी थी। पेन ड्राइव के अंदर बहुत सी खुफिया जानकारी थी। जब वो डेटा को एक्सेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है न्यू जर्सी में शील्ड का एक पुराना बंकर है जो उनका अगला क्लू हो सकता है एंड दोनों बिना देर करे उस बंकर तक पहुंचते हैं। न्यू जर्सी के बंकर के अंदर वो एक पुराना लैब देखते हैं जिसमें सुपर कंप्यूटर रखा होता है। जैसे ही वो कंप्यूटर को ऑन करते हैं एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है, ये आर्निम जोला की आवाज होती है। ये वही साइंटिस्ट है जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में रेड स्कल के साथ था। उसी ने टेज़रेक्ट की एनर्जी का यूज करके हाई टेक वेपनरी बनाई थी, लेकिन जोला अब मर चुका है और उसने अपनी कॉन्शियसनेस कंप्यूटर में ट्रांसफर कर ली थी ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। जोला कैप्टन और ब्लैक विडो को एक सच्चाई बताता है, हाइड्रा जो पहले एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी कभी खत्म नहीं हुई।
हाइड्रा के लीडर जॉन स्मिथ के मरने के बाद हाइड्रा का इन्फ्लुएंस बना रहा। जब शील्ड की स्थापना हुई तब हाइड्रा के एजेंट चुपके से शील्ड में घुस गए। जोला कहता है आज भी शील्ड के अंदर हाइड्रा के कुछ एजेंट्स छुपे हुए हैं जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। जोला उन्हें बताता है कि उसने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो सब कुछ बदल देगा। ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट इनसाइट के साथ जुड़ा हुआ है। शील्ड जल्द ही बड़े बड़े हेलिकैरियर्स को आसमान में लॉन्च करने वाला है, लेकिन ये हेलिकैरियर्स किसी प्रोटेक्शन मिशन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इन हेलिकैरियर्स के पास हाईटेक वेपन्स है जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हैं। इसी बीच एक सीन दिखाया जाता है जहां एक हेलिकैरियर अपनी मिसाइल लॉन्च करता है। तभी आर्निम जोला बोलता है मैंने तुम दोनों को यहाँ बातों में उलझा रखा था, अब तुम्हारे अंत करने का वक्त आ गया है। ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका को बताती है हमारी तरफ एक मिसाइल आ रही है। कैप्टन अमेरिका तुरंत एक सर्वाइवल प्लान बनाते हैं एंड एक जाल को उठाकर ब्लैक विडो के साथ एक गड्ढे के अंदर चले जाते हैं एंड अपनी शील्ड से उन दोनों को कवर कर लेता है। दोनों मिसाइल के ब्लास्ट से अपने आप को बचा लेते हैं। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को यह समझ आ जाता है कि शील्ड के एजेंट उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। कैप्टन नताशा को लेकर एक ट्रस्टेड अलाई के पास जाता है सैम विल्सन, जिसे हम फैल्कन के नाम से भी जानते हैं, जो एक फॉर्मर अमेरिकन ऑफिसर और कैप्टन का दोस्त है। अब इन तीनों को ये बात साफ पता चल गई थी कि अलेक्जेंडर ही वो शील्ड के अंदर छुपा हुआ हाइड्रा एजेंट है। ये तीनों मिलकर एक और हाइड्रा एजेंट को पकड़ लेते हैं जो शील्ड के अंदर काम करते हुए हाइड्रा के लिए गद्दारी कर रहा था। उस एजेंट पर दबाव डालने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सब बता देता है। वो बताता है आर्निम जोला के सुपर कंप्यूटर्स की मदद से एक खास सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो उन तीनों हेलिकैरियर्स को कंट्रोल करेगा जो जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। अब और पूछताछ के लिए ये तीनों उस हाइड्रा एजेंट को गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी पर अचानक हमला होता है। एक सोल्जर उस हाइड्रा एजेंट को चलती गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंक देता है और ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि स्टार्टिंग में निक फ्यूरी पर अटैक करने वाला विंटर सोल्जर था। अब विंटर सोल्जर इन तीनों के पीछे लग जाता है। कैप्टन एंड विंटर सोल्जर के बीच एक इंटेंस फाइट चलती है। फाइट के दौरान स्टीव फाइनली विंटर सोल्जर का मास्क उतारता है और ये रिवील होता है कि वो बकी बार्न्स है जो स्टीव का बचपन का दोस्त था। तभी शील्ड के एजेंट वहां पहुंच जाते हैं एंड कैप्टन, ब्लैक विडो एंड सैम विल्सन को गिरफ्तार कर लेते हैं। विंटर सोल्जर वहां से छुपकर निकल जाता है, लेकिन जब इन तीनों को गाड़ी से दूसरी जगह ले जाया जाता है ये तीनों किसी तरह शील्ड के एजेंट के कब्जे से बचकर निकल जाते हैं। एक शील्ड की लेडी ऑफिसर उन्हें मदद के लिए अपने साथ ले जाती है। जब ये तीनों वहां पहुंचते हैं तो एक और बड़ा राज सामने आता है। निक फ्यूरी जिंदा है। फ्यूरी बताता है वो मरा नहीं था, बस घायल हुआ था और अब काफी हद तक रिकवर हो चुका है। फ्यूरी कहता है हाइड्रा का अगला प्लान तीनों हेलिकैरियर्स को अपने कब्जे में लेना है। जब ये आसमान में लॉन्च होंगे तो हाइड्रा पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। दूसरी तरफ विंटर सोल्जर को दिखाया जाता है जो स्टीव का पुराना दोस्त बकी बार्न्स है। स्टीव को देखकर विंटर सोल्जर के अंदर कुछ पुरानी यादें जाग जाती है। वो कंफ्यूज होता है और उसे लगता है कि वो स्टीव को पहले से जानता है। फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है जब बकी बार्न्स लास्ट कैप्टन के साथ मिशन पर ट्रेन से गिर जाता है तो हाइड्रा एजेंट उसे बचा लेते हैं एंड आर्निम जोला उस पर एक्सपेरिमेंट करता है एंड बकी बार्न्स को एक माइंड कंट्रोल्ड सुपर सोल्जर बना दिया जाता है एंड उसकी यादों को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। उसी बीच हाइड्रा लीडर अलेक्जेंडर वहां पहुंचता है एंड विंटर सोल्जर से कहता है तुम्हें उन तीनों को खत्म करना होगा, तभी हम दुनिया को अपनी आजादी दे सकते हैं। निक फ्यूरी और स्टीव के टीम को पता चलता है तीनों हेलिकैरियर्स अगले सुबह लॉन्च होने वाले हैं। फ्यूरी समझाता है जब ये आसमान में होंगे तो उन पर हाइड्रा का पूरा कंट्रोल होगा, लेकिन अगर हम उनके कंट्रोल चिप्स को बदल दें तो इन हेलिकैरियर्स को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अगले दिन शील्ड के हेडक्वार्टर्स में लॉन्च की तैयारी होती है। कैप्टन और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। स्टीव एक अनाउंसमेंट रूम में जाकर पूरे शील्ड स्टाफ के सामने एक बड़ा खुलासा करता है। शील्ड अब वो नहीं रहा जो पहले था। यहाँ पर हाइड्रा के एजेंट छुप कर बैठे हैं और इनका लीडर
अलेक्जेंडर है। अगर तुम दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस लॉन्च को तुरंत रोकना होगा। एक बार ये हेलिकैरियर्स आसमान में चले गए तो उनका पूरा कंट्रोल हाइड्रा के हाथों में होगा और फिर दुनिया पर भी। कंट्रोल रूम में सभी लोग कैप्टन की बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन तभी रमेलो वहां आकर सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है और हेलिकैरियर्स को लॉन्च करने का आदेश देता है। जब शील्ड के एजेंट्स रमेलो की बात नहीं मानते तो वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच रमेलो एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हेलिकैरियर को लॉन्च कर देता है। मीटिंग रूम में अलेक्जेंडर शील्ड के ऑफिसर्स के साथ होता है, लेकिन अब सबको उसकी असली हाइड्रा एजेंट होने की सच्चाई पता चल जाती है। ऑफिसर्स कुछ कर पाते इससे पहले ही अलेक्जेंडर के सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन शील्ड के उन सीनियर ऑफिसर्स में एक ऑफिसर नताशा रोमानोफ भेष बदल कर वहां मौजूद होती है, जो पलक झपकते ही अलेक्जेंडर के सोल्जर्स को धाराशाही कर देती है। पूरे रूम का माहौल पलट जाता है एंड तभी वहां निक फ्यूरी की एंट्री होती है। अलेक्जेंडर और शील्ड के सभी ऑफिसर्स निक को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। निक फ्यूरी अलेक्जेंडर से कहता है तुम्हें शील्ड के प्रोग्राम को अनलॉक करना होगा, लेकिन अलेक्जेंडर मना कर देता है एंड बोलता है मुझे कम से कम 2 डायरेक्टर्स की आइडेंटिटी चाहिए होगी इस प्रोग्राम को अनलॉक करने के लिए। तुम अब डायरेक्टर नहीं हो। जब कोई शील्ड का काम छोड़ देता है तो उसकी आईडीज डिलीट कर दी जाती है। तभी फ्यूरी अपना आई पैच उतारता है और सभी को हैरान करके अपनी दूसरी आंख जो हमेशा कवर्ड रहती थी दिखाता है। फ्यूरी अपनी उसी आंख का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को अनलॉक करता है एंड शील्ड की सभी खुफिया जानकारी दुनिया के सामने लाकर हाइड्रा की सच्चाई को पब्लिक कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका एक हेलिकैरियर पर पहुंचकर चिप्स को बदल देते हैं, लेकिन तीनों चिप्स को बदलना जरूरी है हेलिकैरियर्स का कंट्रोल पाने के लिए। सैम विल्सन AKA फैल्कन अपने हेरोइक स्किल्स का यूज करते हुए दूसरे हेलिकैरियर पर जाकर सक्सेसफुली चिप को रिप्लेस कर देता है एंड अब उन्हें एक और चिप बदलनी थी जो थर्ड हेलिकैरियर पर थी। कैप्टन अमेरिका और फैल्कन मिलकर थर्ड हेलिकैरियर पर पहुंचते हैं एंड वहां उनका सामना विंटर सोल्जर से होता है। वो कैप्टन अमेरिका पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फैल्कन के साथ एक इंटेंस फाइट करता है एंड फैल्कन के विंग तोड़कर उसे भी नीचे फेंक देता है। कैप्टन जो अब भी हेलिकैरियर पर लटका हुआ था विंटर सोल्जर के अटैक से बचने के बाद वापस ऊपर आ जाता है। यहाँ मूवी की एक और इंटेंस फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है जहाँ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को समझाने की पूरी कोशिश करता है एंड बोलता है बकी तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारा असली नाम बकी बांस है, तुम हाइड्रा एजेंट नहीं हो। लेकिन विंटर सोल्जर अपनी ब्रेन वॉश्ड कंडीशन की वजह से कैप्टन की बात नहीं सुनता। कैप्टन अमेरिका को यह समझ आ जाता है उसको पहले चिप को बदलना होगा क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा है। वो किसी तरह विंटर सोल्जर से चिप लेने की कोशिश करता है। हाइड्रा की पूरी प्लानिंग जो उन्होंने तीनों हेलिकैरियर्स को अपने कंट्रोल में लेकर दुनिया के सभी हाइड्रा थ्रेट्स को एलिमिनेट करने की थी, अब अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी थी। हाइड्रा सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर सभी थ्रेट्स को खत्म करने वाला था, लेकिन कैप्टन विंटर सोल्जर से फाइट करते हैं, आखिरी चिप को सक्सेसफुली रिप्लेस कर देते हैं। इससे हाइड्रा का कंट्रोल हेलिकैरियर से पूरी तरह खत्म हो जाता है एंड शील्ड को वापस कंट्रोल मिल जाता है। शील्ड इस खतरनाक वेपनरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हेलिकैरियर से दूसरे हेलिकैरियर पर अटैक करते हैं और तीनों हेलिकैरियर्स तबाह होकर नीचे गिर जाते हैं। कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर एक हेलिकैरियर के साथ पानी में गिर जाते हैं और कैप्टन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विंटर सोल्जर अपने पुराने दोस्त कैप्टन अमेरिका को पानी से बाहर निकालता है एंड उसे किनारे पर छोड़कर जंगल की ओर निकल जाता है। इसी फाइट के बाद कैप्टन फैल्कन और निक फ्यूरी एक जगह जाते हैं जहां निक फ्यूरी की कब्र बनी होती है। वहां फ्यूरी कैप्टन से कहता है मैं अपने मौत के राज को छुपाना चाहता हूँ, दुनिया में मौजूद सभी हाइड्रा कैंप्स को तबाह कर दूंगा। कैप्टन फैल्कन के साथ अपने दोस्त बकी बांस को ढूंढने निकल जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक मिस्टीरियस हाइड्रा लैब दिखाई जाती है जहां एक हाइड्रा एजेंट स्टकर काम कर रहा होता है। उसे हाइड्रा के हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास थॉर के भाई लोकी का सेप्टर था। और फिर हमें देखने मिलते हैं द ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की जिन्हें सुपर पावर्स मिली है उसी लोकी
लोकी के सेप्टर से लड़की वांडा मैक्सिमोफ जो आगे चलकर स्कारलेट विच बनेगी और लड़का है पिएट्रो मैक्सिमोफ जो क्विक सिल्वर बनेगा। एंड इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। सोचो जब दुश्मन तुम्हारे सामने नहीं तुम्हारे साथ हो, और जब एक टीम जिसका काम था दुनिया को बचाने का वही एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। दोस्तों ये कहानी है उन सुपर हीरोज की जिन्होंने मिलकर अल्ट्रॉन से लड़ाई की थी लेकिन अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर। 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म MCU का एक टर्निंग पॉइंट बनती है। ना सिर्फ नए कैरेक्टर्स की ग्रैंड एंट्री होती है बल्कि एवेंजर्स टीम ऑफिशियली टूट जाती है। ये फिल्म MCU के फेज 3 की शुरुआत होती है और यहीं से हर सुपर हीरो का इमोशनल आर्क बदलने लगता है। जरूरी नहीं हर फाइट विलन के अगेंस्ट हो, कभी कभी वॉर सबसे करीबी दोस्त के साथ भी हो जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है लेगोस में। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, वांडा यानी स्कारलेट विच और फैल्कन एक मिशन पे हैं, ब्रॉक रमेलो को रोकने का मिशन। ये मिशन एक टेररिस्ट अटैक से जुड़ा होता है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स चोरी होने वाले हैं। यहाँ एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है बट इसी बीच रमेलो एक बॉम्ब ब्लास्ट करने लगता है और वांडा उसे रोकने की कोशिश में एक बिल्डिंग को डैमेज कर देती है। इस इंसिडेंट में वकांडन लोग मारे जाते हैं जिसका ब्लेम डायरेक्टली एवेंजर्स पे आता है। यहीं से शुरू होता है वर्ल्ड का ट्रस्ट टूटना। पब्लिक ओपिनियंस, गवर्नमेंट सब एवेंजर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन प्रपोज करता है सोकोविया अकॉर्ड्स, एक एग्रीमेंट जिसमें लिखा होता है कि एवेंजर्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना होगा। कब एक्शन लेना है, कैसे लेना है, ये सब वो डिसाइड करेंगे। ये समझौता एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन बनता है, कुछ हीरोज के लिए ज़रूरत और कुछ के लिए रेस्ट्रिक्शंस, और यहाँ से एवेंजर्स दो टीम में डिवाइड होते हैं। टोनी स्टार्क गिल्ट के इफेक्ट में होता है। वो चाहता है एवेंजर्स अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें। उसके सामने एक मॉम आती है जिसका बेटा सुकोविया में मारा गया। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो अपनी कॉलेज कंप्लीट करके जॉब पे जाने वाला था बट एक एक्सीडेंट ने उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी खराब कर दी। इसी बात से टोनी खफा रहता है और सोकोविया अकॉर्ड्स के फेवर में हो जाता है। दूसरी टीम कैप, जिसमें कैप कहता है अगर कल हमें कहीं जाने को कहा गया और हमने नहीं माना तो क्या, और हो सकता है कभी ना जाने को कहा जहां हमारी जरूरत थी। ये फ्रीडम के खिलाफ है। स्टीव को ट्रस्ट नहीं था ना गवर्नमेंट पे ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा पे। बकी का कमबैक और डिवाइड शुरू। इसी बीच एक शॉकिंग न्यूज़ आती है। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में किंग टिचाला यानी ब्लैक पैंथर के फादर मारे जाते हैं। सीन इंटेंस है, स्लो मोशन में विजुअल्स देखे जाते हैं और ब्लैक पैंथर की आंखों में रिवेंज दिखता है। सीसीटीवी फुटेज ब्लेम करता है बकी बार्न्स को, कैप्टन का पुराना दोस्त। स्टीव उसे बचाने निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता है बकी इज ब्रेन वॉश्ड, वो असली कल्प्रिट नहीं है। टोनी ऑन द अदर हैंड प्रोटोकॉल फॉलो करता है। उसे लगता है स्टीव अपने दोस्ती के चक्कर में लॉ तोड़ रहा है। वहीं ब्लैक पैंथर AKA टिचाला रिवेंज मोड में आता है। आई डोंट केयर, ही किल्ड माई फादर एंड आई विल किल हिम माई सेल्फ। और ऐसे इमोशनल मोमेंट मार्वल में बहुत रेयरली आते हैं जहां दोस्ती और फर्ज टकराते हैं। टीम डिवाइड होती है। टीम आयरन मैन जिसमें टोनी, विजन, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन और वॉर मशीन होते हैं। टीम कैप जिसमें स्टीव, बकी, वांडा, फैल्कन, हॉकाई और एंटमैन होते हैं। सब कुछ एस्केलेट करता है जब एयरपोर्ट सीन आता है। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बैटल इन द सुपर हीरोज मूवी हिस्ट्री। और यहाँ होती है बेस्ट फाइट जहाँ स्पाइडरमैन लड़ता है एंटमैन से। एंटमैन एकदम से जाइंट हो जाता है। आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका चलता है और एक बहुत शानदार फाइट सीक्वेंस देखने मिलती है। फाइट का कंक्लूजन ये निकलता है नताशा की मदद से कैप्टन अमेरिका और बकी असली कल्प्रिट को ढूंढने निकल पड़ते हैं एक हेलीकॉप्टर में। और अब एंट्री होती है ओरिजिनल विलन की, हेलनट ज़ीमो। ना उसके पास सूट था ना कोई आर्मी, सिर्फ एक प्लान और रिवेंज। ज़ीमो एक सुकोवियन कर्नल था जिसका पूरा परिवार अल्ट्रॉन अटैक में मारा गया था।
था। उसने डिसाइड किया था एवेंजर्स को तोड़ने का अंदर से। उसने हाइड्रा का पुराना फुटेज एक्सेस किया, बकी को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर वर्ड्स निकाले और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी वीडियो निकाली जिसमें दिख रहा था टोनी के माँ बाप की मौत बकी बार्न्स ने की थी, जिस पर टोनी कहता है डिड यू नो एंड स्टीव कहता है यस आई नो। टोनी का ट्रस्ट कंप्लीटली टूट जाता है। ये वो मोमेंट था जहां रियल सिविल वॉर होती है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, टोनी वर्सेस कैप्टन अमेरिका, फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड, हार्ट वर्सेस लॉजिक। फाइट ब्रूटल होती है, शील्ड, सूट, पंचेस सब इमोशंस के साथ चल रहे थे। एंड में ज़ीमो छुप के सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन टिचाला उसे रोकता है और किंग टिचाला यानी ब्लैक पैंथर को भी समझ आ जाता है कि रिवेंज डिस्ट्रक्शन लाता है। अब बात करें इस फिल्म के थीम और अंडररेटेड मोमेंट्स की, तो इस फिल्म में मल्टीपल लेयर्स है। सबसे पहला पेन सीन। टोनी एक पेन देता है स्टीव को अकॉर्ड साइन करने के लिए, लेकिन स्टीव उसे रिजेक्ट करता है। सेकंड मोमेंट, विजन की मिस्टेक। एक सिंथोजॉइड जिसका काम लॉजिक और कैलकुलेशन था, उससे भी गलती होती है। उसके ब्लास्ट से वॉर मशीन इंजर्ड हो जाता है। ये दिखाता है कि चाहे तुम कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन इमोशन हमेशा इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड, वांडा का गिल्ट। उसके एक्शंस से ही अकॉर्ड्स आया और विजन के साथ उसका बॉन्डिंग दिखाता है कि उसमें भी वल्नरेबिलिटी है। ब्लैक पैंथर का एवोल्यूशन। जब सब एवेंजर्स रिवेंज में ब्लाइंड थे, टिचाला राइज करता है। वो कहता है आई विल नॉट लेट रिवेंज कंज्यूम मी। इसी के साथ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी दिखाया जाता है। ये फिल्म दो नए पावरफुल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है। सबसे पहला पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, यंग, फनी और ऑकवर्ड। टोनी उसे रिक्रूट करता है एंट्री में अंडरूस। वो अपने पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी फाइट एंट मैन के साथ एक फैन फेवरेट मोमेंट बन जाती है। सेकेंड, ब्लैक पैंथर यानी टिचाला की एंट्री। रॉयलिटी, ग्रेस और एंगर का परफेक्ट कॉम्बो। वक्त के साथ वो भी सबसे वाइज कैरेक्टर बन जाता है। इस फिल्म में उसका आर्क रिवेंज से पीस तक की जर्नी थी। फाइट के बाद टोनी कैप को रोकता है, पर जब कैप्टन अमेरिका टोनी के आर्क रिएक्टर को तोड़ता है, टोनी इमोशनली ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से कैप्टन अमेरिका भी अपना शील्ड छोड़ देता है, क्योंकि टोनी के लिए अब वो शील्ड एक झूठ बन गया था। मूवी के एंड में स्टीव एक लेटर भेजता है टोनी को, जिसमें लिखा होता है इफ़ यू नीड मी वी विल बी देयर फॉर यू। उसके साथ एक बर्नर फ़ोन भी होता है। ये MCU का सबसे वल्नरेबल मोमेंट होता है, जहां एक टीम जिन्होंने दुनिया को बचाया अब खुद ब्रोकन है। सिविल वॉर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, ये एक इमोशनल बैटलफील्ड है। गिल्ट और लॉस लोगों के डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। दोस्ती और लॉयल्टी का टेस्ट होता है। रिवेंज अंधा बन जाता है और सबसे बड़ा विलन ट्रस्ट का कॉलैप्स। दोस्तों, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक फिल्म नहीं, एक मिरर है जिसमें हीरोज की असली पर्सनैलिटी दिखती है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो कुछ भी होता है उसका फाउंडेशन इसी फिल्म में रखा गया था। तो आप किस टीम में हो, टीम आयरन मैन या टीम कैप? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता था ये सिर्फ एक सुपर हीरो फाइट थी, तो अब आप जानते हो कि ये एक इमोशनल वॉर थी। ऐसी ही डीप, डिटेल्ड और इंगेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगले मार्वल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप वॉचिंग।